ना आपको क्या चाहिए होता है, इंसाफ भी चाहिए होता है। जहाँ पे चार बंदे काम कर रहे हैं वहाँ पे प्रॉब्लम भी होगा, उनकी आपस में चपकलिश भी होगी। तो जब चपकलिश होगी मसाइल पैदा होंगे। तो हर जगह पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जनरेट होते हैं, और वो कैसे ठीक होते हैं? बाय डिस्कशन। वो कैसे ठीक होते हैं? बाय फॉर एग्ज़ाम्पल किसी सीनियर को इन्वॉल्व करके। एजुडिकेशन भी वही फिनोमेना है। एजुडिकेशन है कि आप किसी सीनियर को इन्वॉल्व करते हो, ठीक है, और अपने मामलात को सेटल करते हो। अच्छा, ये तो अदारों में होता था। तो अब बाकायदा गवर्नमेंट्स ने क्या किया, अदालतें बना दी जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात को लोग ले जाते थे और अपने मसाइल को हल करवाते थे। बात समझ आई? आपका कोई मसला हो गया इंडस्ट्री के साथ, आप उस मसले को उठा के उस इंडस्ट्री की से मुतल्लिका अदालत में ले गए। अदालत में जो बंदा केस सुन रहा है वो भी एक्सपर्ट है और ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ में काम करके आया हुआ है। उसको बाखूबी पता चल जाएगा कि फ़ॉल्ट आपका था या इंडस्ट्री का, और अगर आपका फॉल्ट है तो वो आपको रेमेडी प्रोवाइड कर दे। बात समझ आई? तो अब इसके अंदर एजुडिकेशन का काम भी यही है। एडमिनिस्ट्रेटिव एजुडिकेशन इज द सेटलमेंट, प्राइवेट एंड पब्लिक, पर्सनल थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। ये सेटलमेंट किस चीज़ की है? डिस्प्यूट्स की सेटलमेंट है। किन किन के दरमियान सेटलमेंट है डिस्प्यूट्स की? प्राइवेट, और आप पब्लिक के अगेंस्ट भी, पब्लिक ऑफिशियल्स के अगेंस्ट भी केस फाइल कर सकते हो कि भाई ये एसी साहब ने जाते हुए फलानी चीज़ का नुकसान कर दिया, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये भी कह सकते हैं कि जनाब मेरी फैक्ट्री में मेरी उंगली ज़ाया हो गई और उसका रिस्पॉन्सिबल ये फलानी मशीन थी। अगर हमारे एडमिनिस्ट्रेटर उस मशीन को ठीक करवा देते तो मेरी ये फिंगर ज़ाया ना होती। तो तब आप फिर अदालत की हेल्प से कंपनसेशन, एडिक्वेट कंपनसेशन, वरना क्या हो सकता है कि एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो आपकी बात को डिसमिस कर दे, वो कहे जाओ काम करो, चलो तुम्हारी अपनी गलती थी, ठीक है। तो अदालत आ गई, अब अपने मामलात को आपने प्रेजेंट करना है एंड यू विल गेट जस्टिस, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन combines the features of both judicial decisions and administrative actions। जो इसका कोर्ट का जज है ना, वो एक एडमिनिस्ट्रेटर किसी लंबे अरसा के लिए रहा होता है, उसने मुख्तलिफ जगहों पे काम किया होता है, यानी उसका 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस होता है। अब देखो 25 ईयर्स एक्सपीरियंस बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। आपने ज़िंदगी का एक पूरा हिस्सा उस काम के अंदर लगाया होता है, आपकी नज़रों के सामने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स गुजरे होते हैं, तभी आप उस स्टेज पे आते हो ना। तो अब आपको कोई वहाँ पे मिसगाइड करने की कोशिश कर सकता है? नहीं। वहाँ पर क्या आप मामलात को एक अच्छे अंदाज में डील कर सकते हो? यस यू कैन। सो इस तरह से आपके जो मसाइल हैं वो बंदा बहुत बाखूबी डील कर सकता होता है, ठीक है। तो आगे हम लोग बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओथ एडजुडिकेशन का। मैं स्क्रीन में 2 मिनट बाद वो फिंगर स्क्रॉल कर रहा था क्योंकि इधर समझ तो मेरा अपना लैपटॉप भी वो टच स्क्रीन नहीं है, नहीं मैंने कहा बदल नहीं रही स्लाइड, पता नहीं क्या बात। अच्छा, वैलिडेट्स एडमिनिस्ट्रेटिव डिक्रीज। अगर आपको किसी मामले पर एतराज़ है कि एडमिनिस्ट्रेटर ने ये मामला मेरा ठीक तरीके से हल नहीं किया, तो तब आप अपना वो डिसीजन कहाँ पे, उस एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब और आपके बॉस ने कहा जी आपकी फिंगर ज़ाया हो गई है तो आपका कसूर है, ठीक है। आप उस मैटर को उठा के कोर्ट में ले जाते हो, कोर्ट में सारे कंडीशंस को रखते हो, फिर जज जो है वो हो सकता है इन्वेस्टिगेट करने के लिए किसी को अपॉइंट करे कि वाकई जाके चेक करो क्या मशीन की ख़राबी थी, ठीक है, या इस बंदे का कसूर था। तो अगर मशीन की ख़राबी थी तो फिर उस इंडस्ट्री को अच्छी खासी कंपनसेशन पे करनी पड़ती है अगर किसी वर्कर का इस तरह से नुकसान हुआ हो, ठीक है। दूसरा, रेड्रेस द ग्राइवेंसेस ऑफ द सफरर्स।
जो सफ़रर्स हैं उनके मसाइल, उनके ग्राइवेंसेस, उनकी प्रॉब्लम्स को एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट क्या करते हैं, हल करते हैं। आपको रिलीफ मिलता है। चलो आपकी फिंगर ज़ाया हुई है तो आपको 10 लाख रुपए मिल गया, आप कहते हैं यार दूसरी भी ज़ाया करवा दे, 10 लाख रुपए तो मिला है ना, ठीक है। तो अब क्या है, इस तरह से आपको अगर आपका कोई नुकसान हुआ है तो आपको कंपनसेशन मिल रही है उसकी, ठीक है। तो कंपनसेशन मिलने से आपको कोई दिली तसल्ली होती है, चलो यार कुछ तो लग गया, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारे पास डिटर्मिन द कॉम्पिटेंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। इसका मकसद क्या हो सकता है तीसरे पॉइंट का? अच्छा तर्जुमा किया आपने, वेल डन। मैंने तर्जुमा नहीं पूछा, मैंने इसकी एग्जांपल दें, अगर आप किसी के जहन में आए। एग्जांपल्स कोट किया करें, एग्जांपल्स के साथ बात किया करें। आप अगर एग्जांपल्स ज़्यादा दोगे पेपर में तो वो पता चलेगा कि ये पेपर का मकसद क्या है, कि यार ये बंदा फहमो फरासत का मालिक है, क्या ये चीज़ों को एनालिटिकली जज कर सकता है, एनालिटिकली पेश कर सकता है। दिस इज़ द पर्पज़ ऑफ द पेपर, ठीक है। तो आप एग्जांपल दें, हाँ जी, इस पे क्या हो सकता है? हाँ जी, लो जी, इन्ने ज़हीन दिमाग है माशाल्लाह, एक इंसिडेंट ज़हन में नहीं आ रहा जो कोट कर सके। हाँ जी बताओ। वो जो अगर मशीन खराब है तो मशीन अच्छी हो जाएगी, फिर ऐसे ऐसा मतलब उनकी कॉम्पिटेंस बढ़ती रहेगी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज की। देखें, अगर किसी एडमिनिस्ट्रेटिव, कुछ हद तक ठीक है बात, अगर किसी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ने कोई फैसला दिया है, जैसे मैंने आपको कहा था, तो उसने फैसला दिया है कि तुम्हारी फिंगर तुम्हारी गलती की वजह से ज़ाया हुई, ठीक है। तो अब अगर ऐसा हुआ है तो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी की कॉम्पिटेंस को जज करेगा। वो जज जो बैठा है वो उसको वे करेगा, यानी उसकी पैमाइश करेगा। वो खुद अपनी ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे या फिर क्रॉस एग्जामिनेशन की बेसिस पे वो उसके डिसीजन को परखेगा। फिर वो उस पर अगर तो उसका डिसीजन ठीक हुआ तो वो उसको एंडोर्स करेगा या उसको ओवर रूल करके उसकी जगह पे नया डिसीजन दे देगा। बात समझ आए? क्लियर हुई बात? तो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स जो पहले से हुए हुए एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस होते हैं, उन पे सजेशन प्रोवाइड करते हैं। पल्ले पड़ गया, ठीक है। यानी कि पहले से मौजूद डिसीजंस की दुरुस्तगी को या एंडोर्स करेंगे या उसको कॉन्डेम करेंगे, ठीक है। अच्छा, देन है रेगुलेट द रिलेशंस ऑफ द ऑफिशियल्स विद द प्राइवेट इंडिविजुअल्स। भाई वैसे तो एक दूसरे की, वो क्या पंजाबी का होता है सेंटेंस, इट कुत्ते दा बैर, यानी कि एक दूसरे के गलत डिसीजन की वजह से हो सकता है मुलाजम बॉस का गला काटना चाहता हो, ठीक है, उसका नुकसान हो गया, या मुलाजम की किसी गलत हरकत की वजह से एडमिनिस्ट्रेटर चाहता हो गया, होते हैं ना कुछ ऐसे, ठीक है। कई बार आपका पाला बड़े ज़हीन लोगों से होता है तो वो आपके मामलात को ऐसा बिगाड़ते हैं कि आपको दिल, मतलब आप कंफ्यूज होते कि मैंने रोना है या हंसना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, एक मरतबा मैं एक गाड़ी, एक्सपेंसिव गाड़ी थी, उसकी लाइट ना अंदर से डिम हुई थी। मैं उसको लाइट को ठीक करवाने के लिए ले गया एक बंदे के पास। मैंने कहा यार देखना ये लाइट साफ़ होनी है। वो उसके अंदर, उसने कहा सर बहुत अच्छी आला साफ़ कर दूँगा। मैंने कहा अच्छा कर दो। मैं जनाब गाड़ी के अंदर बैठ गया, मैसेज पे धड़म धड़म मैसेज कर रहा हूँ मैं। उस बदबख्त ने क्या किया कि गाड़ी की लाइट खोली, उसकी सीलें सारी तोड़ी और तोड़ने के बाद वो अंदर से साफ़ कर रहा। मैं बाहर निकल के देखा, मैं सर पकड़ के बैठा और मैंने कहा ये सील तो इसकी नहीं भाई डिस्टर्ब करनी थी, सिर्फ बल्ब को बाहर निकालना था, अंदर इसके जो ब्रश होता है वो फेरना था और निकाल लेना था, क्योंकि वो एयर टाइट होती है ना। उसके बाद क्या हुआ, जब भी मैंने गाड़ी की सर्विस करवाई उसमें बेतहाशा पानी गया। जो आपकी गाड़ी की होती है ना लाइट, मेन लाइट्स होती हैं जो आगे, समझते हैं ना, उसने उसकी जो सील्स थी एयर टाइट, वो उनको डिस्टर्ब कर दिया। बेसिकली स्पेस थी जो जहाँ से बल्ब पेवस्त होता है ना, वहाँ से कहीं कोई पोर था या जिससे एयर अंदर मिट्टी चली जाती थी, डस्ट अंदर गई हुई थी। तो मैंने कहा कि चलो ये एक्सपर्ट होगा, से पता होगा, लेकिन उसने क्या किया, अब ना मैं उसे कुछ कह सकता और ना ही मैं उसको कुछ बिगाड़ सकता।
जो चीज़ थी वो उसने बेड़ा गर्क कर दी, फिर मुझे अल्टीमेटली उसको रिप्लेस करवाना। तो अब बात याद रखें, कभी भी अनाड़ी के पास ना जाएं, वो आपका बेड़ा गर्क कर देता है। मतलब अगर आप देखें कटिंग करवाने जाते हैं तो आप एक ऐसे बंदे के पास बैठ जाते हैं जो गधों को करता है, तो आपकी कटिंग कैसी करेगा वो? बात समझ रहे? आप कहते हैं ये बड़ा, अब इमामे क्या नाम उनको भूल गया मुझे, कहते हैं वो एक बंदा था तो उसने ना इलाज करवाने के लिए गया, तो वो डॉक्टर था, वेटरनेरियन था, वेट्स का, लाइक एनिमल्स का था। तो वो कहीं कोई गधे को कोई प्रॉब्लम हो जाता है आँख में, तो वो कोई उसका ट्रीटमेंट करना जानता था। तो उस बंदे ने क्या किया, उसको भी आँख में कोई प्रॉब्लम हुआ तो वो उसी बंदे के पास गया, उसने वही फॉर्मूला उसकी आँख में डाला जिसके उसकी दोनों आँखें ज़ाया हो गई और वो अंधा हो गया। तो वो उन्होंने पूछा कि ये तुम्हारे साथ क्या मामला माजरा हुआ? उन्होंने कहा मैं फलाने के बंदे के पास गया। तो उसने कहा कि अक्ल, तुम्हारी अक्ल पे क्वेश्चन है कि तुम गधे को ठीक करने वाले के पास, यानी जानवरों के डॉक्टर के पास तुम गए, हालांकि तुम खुद क्या हो? इंसान। तो इंसान का डॉक्टर, इंसान ही, मतलब इंसानों का डॉक्टर जो है, ह्यूमन डॉक्टर जो है, वो उसके पास जाना चाहिए था। तो कहने का मकसद ये, यहाँ से जो बात निकली वो कहता है रेगुलेट द रिलेशंस ऑफ द ऑफिशियल्स विद द प्राइवेट इंडिविजुअल्स। आपकी अपनी गलती होती है बाज़ औक़ात, तो हमेशा सबसे सूटेबल चीज़ के पास, जो सबसे, जिसके पास ज़माना जाता है ना, उसके पास जाएं। जो ज़माना लेता है वो चीज़ लें। मोस्ट ऑफ द नॉर्म्स सेट बाय द सोसाइटी आर राइट, अ वेरी फ्यू आर इवन रॉन्ग एज वेल। तो जो लोग करते हैं वो मोस्टली जो आम लोग करते हैं, यानी कि उस माशरे में कॉमन होता है, वही काम करें, जो नहीं होता वो ना करें। यहाँ पर ह्यूमन रिलेशंस कैसे इंप्रूव होते हैं? अगर आपको सही जजमेंट मिलती है, वरना आपको पता है कि सही जजमेंट ना मिलने की वजह से लोगों की राइवलरीज डेवलप हो जाती हैं। बहुत सारे केसेस आप देखते होंगे कि जनाब सही फैसला नहीं दिया जज ने, तो मुखालिफ पार्टी ने क्या, अभी जो कल्प्रिट है बाहर निकला ही अदालत से, उन्होंने वहाँ पे शूट कर दिया। ऐसे बहुत कॉमन है पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में होता है ऐसे, कि अगर अदालत सही फैसला ना दे तो लोग इंसाफ को अपने हाथ में ले लेते। तो ये एडजुडिकेशन आपके ऑफिशियल्स और सबॉर्डिनेट्स के दरमियान एक अच्छे हेल्दी रिलेशन को गवर्न करता है। डिटर्मिन द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द स्टेट। देखो स्टेट हम सारों की मालिक है। अब मैं एक आज चीज सोच रहा था बैठा कि अगर गवर्नमेंट सर्विस किसी बंदे ने एक दिन भी की है, गवर्नमेंट उसको सर्विस, उसको बेनिफिट देती है, ग्रेजुटी देती है, बाकी प्रिविलेजेस देती है। तो अगर गवर्नमेंट उनको, जिन्होंने गवर्नमेंट को सर्विस दी, बेनिफिट देती है, हम टैक्स पेयर नहीं है, हम भी तो गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं इनडायरेक्ट टर्म्स में, हम टैक्स पे कर रहे हैं इस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। क्या ख्याल है? हम इसके बेनिफिट के लिए काम भी करते हैं। गवर्नमेंट हमारे बेनिफिट के लिए क्या काम कर रही है? फिर कहाँ पे आप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को इतना चहीता रख रहे हो, तो क्या हम इस मुल्क के बाशिंदे नहीं हैं? वेस्टर्न नेशंस में वो लोग सारे लोगों को ओन करते हैं। अगर मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ, मैं बेरोज़गार हो गया हूँ, तो गवर्नमेंट उसको उस वक्त तक स्कॉलरशिप देती रहती है जब तक वो बंदा जॉब पे दोबारा, और फिर दोबारा आके आपको टैक्स देना दुखता है? फिर नहीं दुखता, क्योंकि जब आप बेरोज़गार थे गवर्नमेंट ने आपको सपोर्ट किया। और ये निज़ाम कहाँ का था? ये हमारे नबी ने दिया हुआ है, सोशल वेलफेयर का, जो वेलफेयर स्टेट बनाई थी उन्होंने मदीना में। ठीक है, अब क्या है कि ये जो स्टेट की पोजीशन, एडजुडिकेशन वो डिपार्टमेंट है कि अगर कहीं पर प्राइवेट सेक्टर में एडमिनिस्ट्रेशन से कोई नाइंसाफ़ी हो गई है तो स्टेट इस अदालत के ज़रिए उस ऑर्गेनाइजेशन को जुर्माने के लिए पाबंद बनाती है। बात समझ आई मेरी? दोबारा बताने लगा कि स्टेट भी तो मौजूद है ना। कोई प्राइवेट अदारा अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कुछ भी करता रहे, ये नहीं मुमकिन। ठीक है, जैसे हम लोग, आपने सुना होगा कि पाकिस्तान में लॉ पास हो गया कि मिनिमम वेज 30,000 रुपीज़ है। होता है ना ऐसे? मिनिमम वेज कितना है? तो वो क्या होता है, जितनी ऑर्गेनाइजेशंस प्राइवेट भी गवर्नमेंट के साथ अटैच्ड हैं, एंटरप्राइजेज हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ, एंड दे आर हैविंग एम्प्लॉयज़,
they have to pay that minimum wage by all terms. अब बात समझे, इस तरह से फिर बेनिफिट होता है कि गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन इंप्लीमेंट होते हैं. इस तरह से एडजुडिकेशन से बेनिफिट होता है. क्यों एडजुडिकेशन की ज़रूरत पड़ी? मोरलेस वही बातें वापस आनी है. टू डील विद सोशियो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स ऑफ वेलफेयर स्टेट. वेलफेयर स्टेट क्या होते हैं? जहाँ पर लोगों के मसाइल हल किए जाएं, वो वेलफेयर स्टेट होती है. इस्लामिक स्टेट भी क्या होती है? इस्लाम भी किस चीज़ को सपोर्ट करता है? वेलफेयर स्टेट को. ठीक है, तो अब क्या है हमारे पास? टू डील विद द सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ द वेलफेयर स्टेट. वेलफेयर स्टेट में जितने भी मसाइल हैं, सोशल हैं, पॉलिटिकल हैं, उनको डील करने के लिए, एड्रेस करने के लिए वी हैव एडजुडिकेशन, वी हैव एडजुडिकेटर्स. हमारे पास ये अदालतें हैं. किसी के साथ मॉनिटरी ज़्यादती हुई है, किसी की सैलरी रोक ली है, तो अदालत मौजूद है. लेबर कोर्ट्स होती हैं, पता है आपको लेबर कोर्ट्स, और उसमें वकील की भी ज़रूरत आपको. आप सिंपल जाके एप्लीकेशन दें, दे हैव टू एग्जीक्यूट ऑन दैट एप्लीकेशन. आपकी फॉर एग्जांपल सैलरी रोक ली 2 महीने की और आपको डिसमिस कर दिया, तो लेबर लॉज के अगेंस्ट है. लेबर लॉज में ये है कि आपको इफ़ यू आर गोइंग टू बी डिस्कस फ्रॉम द डिसमिस फ्रॉम द सर्विस, तो आपको एटलीस्ट 1 मंथ की एडवांस सैलरी दे के फारिग करना है. दोनों के लिए है. यही तो बात है, हमारे लोगों को अपने राइट्स का इल्म नहीं है ना. और इल्म होना ऐसे इदारों के लिए बहुत नुकसानदेह. वो कहते हैं हमारे एम्प्लॉय को पता नहीं चले. ठीक है, सिंध में वो पढ़ाते क्यों नहीं हैं लोगों को? सिंध में एजुकेशन कम क्यों है देहाती इलाकों में? वो कहते हैं जो सिंधी लैंडलॉर्ड है कि ये पढ़ गए तो ये इन्होंने तो फॉलो नहीं करना हमें. देखिए ना, आप पढ़ लिख जाते हैं तो आपको हर एक चीज़ की हकीकत वाज़िया होना शुरू हो जाती है. आप अपने राइट्स को डिमांड करना शुरू. अब आप देखें, आपने आज की क्लास ली, आपको पता चल गया एडमिनिस्ट्रेशन में कोई बंदा आपके साथ बुराई कोई करता है, किसी किस्म की बुरा एक्ट करते, तो आप एडजुडिकेशन के अंदर जा सकते हैं, आप लेबर कोर्ट में जा सकते हैं उसके अगेंस्ट. ठीक है, इवन आपने कंज्यूमर कोर्ट में आपको कोई डिस्क्रिप्शन दी किसी ने और गलत चीज़ दे दी, आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं और आपको कंपनसेशन मिलेगी. मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लूँगा, फैसलाबाद का वाक़या है. उन्होंने क्लेम किया कि दिस इज़ अ लेदर बेल्ट. किस्मत उन्होंने माड़ी, उन्होंने वकील को बेच दी. ठीक है, वकील साहब ने ले ली वहाँ से. वो बेल्ट जो थी वो PU लेदर की बनी हुई थी, आर्टिफिशियल लेदर की, और बेची उन्होंने किस प्राइस में? ओरिजिनल लेदर की प्राइस में. और उस पर लिखा भी हुआ था कि ओरिजिनल लेदर. तो उन्होंने, वकील साहब ने वो फ़ोटो भी खींच ली. वो 6 महीने बाद ख़राब हो गई, क्योंकि वो आर्टिफिशियल लेदर ख़राब हो जाता है बहुत जल्दी. वो कंज्यूमर कोर्ट में चले गए. 1500 की बेल्ट पे 1.5 लाख रुपए देना पड़ा वकील साहब को. ठीक है, दिस इज द पावर ऑफ द नॉलेज. सर वो सिंध का बता रहे थे, लेकिन वहाँ पर जो डेराशाही निज़ाम है, वहाँ पर जो मेरे बाप का केस चलता है, तो उनको तो अभी तक इंसाफ मिला ही नहीं है बिल्कुल भी. हालांकि उनके साथ बिल्कुल नाइंसाफ़ी देखो, पता क्या बात है, ये वेरी करता है प्लेस टू प्लेस. जज पे डिपेंड करता है, जज किस किस्म का है. पाकिस्तान का अगर अदालती निज़ाम ठीक हो तो क्या फ़ौज पॉलिटिक्स में आए? क्या एडमिनिस्ट्रेटर्स करप्शन करें? क्या पावरफुल गरीब और कमज़ोर पे चढ़ दौड़े? यही तो बात है. मैं आज अल्लाह पाक से पनाह मांग रहा था कि हमारे हालात बड़े वर्स्ट हो गए हैं, और ऐसे हालात में अजाब आना बहुत नियर हो जाता है. नॉन मुस्लिम्स पे नहीं, मुस्लिम्स के ऊपर ख़ास तौर पे. उसकी वजह ये है, नॉन मुस्लिम्स को अल्लाह ने इतनी ज़्यादा पूछगीछ नहीं करनी. उसकी वजह ये है कि अल्लाह पाक ने उन्हें कहा है कि ये ज़िंदगी दुनिया की आप लोगों के लिए, आप लोग जैसे यहाँ पर कर सकते हो कर लो. आई विल कॉल यू एट द डे ऑफ जजमेंट. मुसलमानों को कहा है कि तुम लोगों को दुनिया में भी जो करोगे, एवरीथिंग विल बी रिकॉर्डेड एंड आई विल चेक यू एट द डे ऑफ जजमेंट. ठीक है, अब कहने की बात यह है कि हमारे पास एक बंदे के पास निज़ाम ना हो, उसका फेल हो जाना
पक्का है। एक के पास निज़ाम भी हो और वो फेल हो जाए तो फिर किसकी सज़ा, उसकी सज़ा डबल नहीं होनी चाहिए। हमारे पास हर चीज़ का निज़ाम है, हर चीज़ का निज़ाम, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल हिंदुज़म है, उसमें ना उन्होंने जितने भी इंसानी मज़ाहिब है ना, उनमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ आपको मिल जाएगी जो आपके लॉजिक को ना समझ नहीं आएगी क्या है। वो साइंस भी उससे कॉन्फ्लिक्ट कर रही है थोड़ी सी। वो उन्होंने आश्रम के अंदर ना एक मोस्टली तालाब बनाए हुए हैं जहाँ पर काओ का गोबर और पेशाब वो उसके अंदर भरते हैं, और जो लोग जिन्होंने अपनी बुराइयों से पाक होना होता है वो उसके अंदर जाके एक मरतबा डुबकी लगाते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि यूरिन के अंदर और फिल्थ के अंदर आप डुबकी लगाते हैं तो आप पाक हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे। क्या मज़हब को छोड़ दें, मज़हब का कसूर नहीं होता, ये उसके अंदर इनोवेशन करने वालों का कसूर होता है। क्या इंसानी माइंड को ये लॉजिक समझ आती है कि गोबर के अंदर छलांग मारने से आप पाक हो जाएं? मज़हब को छोड़ें, लॉजिक को सोचें। क्या साइंस इस चीज़ की इजाज़त देती है? बायोलॉजी इजाज़त देती है? आपको पता है गोबर और यूरिन जर्म्स का सबसे बड़ा सोर्स है कि नहीं? कैसे हो सकता है? छोटी सी बात है। अल्लाह आपको सोचने समझने की बस सलाहियत दें, फिर आपको हर चीज़ की वजाहत होना शुरू हो जाती है, और ये बड़ी नेमत होती है। तो इट मीन्स कि ये चीज़ फिर ठीक, ये जिस रिलीजन में ये कुछ है कि काओ का यूरिन पीना आपके जिस्म को पाक करता है, काओ के यूरिन के अंदर नहाना, उसमें डुबकी लगाना आपको पाक करता है, तो यार फॉर गॉड सेक यू हैव टू थिंक ओवर इट। इस्लाम में ऑन द अदर हैंड दिन में 5 मरतबा वज़ू करते हो, जिसमें जिस्म के 5 मरतबा आज़ा को साफ़ करते हो। लॉजिक समझ आती है ना? फिर जिस तरह हदीस मुबारक है नबी पाक की के सफाई बायोलॉजी भी क्लियर कर दी, जिस बंदे ने खाने से पहले हाथ धोए उसके जिस्म में जर्म्स नहीं जाएंगे, कंटामिनेशन नहीं जाएगी। ठीक है, तो लॉजिक को देखें। अल्लाह पाक ने आपके अंदर एक बहुत खूबसूरत निज़ाम रखा, बहुत खूबसूरत, जो आपको हर जगह पे गाइड करता है, ये गलत कर रहे हो, ये ठीक कर रहे हो। उसी टाइम एक आवाज़ आती है, गलत कर रहे हो, ये ठीक कर रहे हो, लेकिन हम क्या है, हम इग्नोर करके आगे चल जाते हैं। तो अब यहाँ पर इसके अंदर क्या है कि इस तरह से ये हमें हर जगह पे एडजुडिकेशन, अदालती निज़ाम हमें गाइड कर रहा है कि हमने गलत क्या किया है और सही क्या किया। अगर किसी के साथ गलत हो गया है तो उसको उसकी क्या मिलेगी? कंपनसेशन। अगर किसी ने गलत किया है तो उसको सज़ा मिलेगी, किसी के जिसके साथ गलत हुआ है उसको क्या मिलेगी? कंपनसेशन मिलेगी, जज़ा मिलेगी। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है? प्रोवाइड द सोल्यूशन फॉर द टेक्निकल प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर। भाई इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स है वो सिर्फ टेक्नीशियन समझ सकता होता है। तो जो जज बैठा है ना, उसका इंडस्ट्री का अच्छा खासा क्या होता है? एक्सपीरियंस होता है। वो इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस की बेसिस पे फैसला करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, आपको पता है फ़लानी चीज़ से करंट पड़ सकता है। आप अगर मैं जाके कहूँ अदालत में कि जी मुझे फ़लानी चीज़ से करंट पड़ गया, इसमें उस मशीन का कसूर था, और मैं जज हूँ और मुझे पता है कि मशीन से करंट नहीं पड़ सकता, इसने खुद कोई पंगा लिया होना है, तो वहाँ पर एडजुडिकेटर का नॉलेज इस्तेमाल होता है और वो फैसला सही दे देता है। ठीक है, और ये भी है ना कि देखिए जो बंदा साइल है उसके पास अपना मसला लेके गया है, वो कौन सा उसका वाकिफ़ है, तो उसने वैसे भी इम्पार्शल होकर डिसीजन। और अगर उस फैक्ट्री के वो एडमिनिस्ट्रेटर के पास जाता है और कहता है जनाब ये मशीन की वजह से मुझे करंट पड़ा, हो सकता है फैक्ट्री का जो मालिक है या एडमिनिस्ट्रेटर है उसको हो के यार अगर मैं मान गया कि ये मशीन की वजह से क्या पड़ा है, करंट पड़ा है, तो मुझे इसे क्या देना पड़े? कंपनसेशन से पड़ेगी। लेकिन अदालत इन चीज़ों को समझती है, वो उनको डिसीजंस को, और इस अदालत का एक सबसे खूबसूरत फैक्टर ये होता है जो बाद में हम देखेंगे, वो नेगेटिव भी है। सबसे खूबसूरत फैक्टर ये है कि ये प्रेसिडेंट्स को फॉलो नहीं करती, प्रीवियस एग्जाम्पल्स को फॉलो नहीं करती। यानी कि पीछे क्या कोई गलत डिसीजन हुआ तो ज़रूरी नहीं इस अदालत, सिर्फ इस अदालत के लिए, दूसरी अदालती निज़ाम की नहीं बात कर रहा, उधर प्रेसिडेंट्स को फॉलो करना, कंसिडर करना लाजमी होता है। इस अदालती निज़ाम में आपको फॉलो करना ज़रूरी, आप नया फैसला भी ले सकते हैं,
देयर एंड देन, ठीक है। अब फिर उसके बाद है क्विक रेजोल्यूशन ऑफ द डिस्प्यूट ड्यू टू टेक्निकल कॉम्पिटेंस। इसका देयर एंड देन भी फैसला हो जाता है, सेम दिन आपने केस फाइल किया, अगले दिन फैसला, अगले दिन अदालत ने बुला लिया आपको, अगले दिन ही वो फैसला दे दी। तो हमारे वाला वो काम नहीं है कि जनाब आपने जवानी में केस किया, इज़राइल अलैहिस्सलाम आपको लेने आ गए, लेके भी चले गए, अब आप ऊपर आसमान में बैठे देख रहे हैं मेरा केस लगा हुआ है, फैसला नहीं हुआ, तो आपका बेटा या बेटी जाके उस फैसले, मतलब इस तरह से नहीं है। यहाँ पे यही होता है ना, एक नस्ल केस करती है कोई पोता या पोती को इंसाफ मिलता है, ठीक है, जैसे आपने वो सिंध वाली बात भी कही। अच्छा, मॉडर्न डेवलपमेंट एंड रेजोल्यूशन टेक प्लेस इन फैक्ट्रीज एंड, अब फिर चूँकि प्रॉब्लम्स जो है ना वो आपका इस्तकबाल हर रोज़ विद नई न्यू फेस करते हैं, नया प्रॉब्लम कोई होता है, वो कहता है हाँ बेटा मैं तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ। फैक्ट्रीज़ के अंदर हर रोज़ नया मसला भी आ जाता है, जो पिछले कई सालों में आया था वो नहीं आएगा, हो सकता है नई मशीन है उसमें नए प्रॉब्लम्स आएँ, और ऐसा बेशतर होता है, ठीक है। जब कोई चीज़ चलती है तो वो तब प्रॉब्लम्स ज़ाहिर करती है। अब मैं आपको छोटी सी एग्जांपल इसके बताता हूँ कि आम तौर पे ना बहुत सारी अच्छी कंपनीज होती हैं गाड़ियों की, वो गाड़ियाँ ना गाड़ी को रिलीज़ करने से पहले एक आधा साल उस मॉडल के या 6 महीने टेस्ट करते हैं रोड्स पर, वो अपने मोनोग्राम को उस गाड़ी के कवर कर लेते हैं, बताते नहीं कौन सी गाड़ी है। अब 3 4 5 एक्सपर्ट ड्राइवर उन्होंने छोड़ दिए, वो पाकिस्तान में मुख्तलिफ सिटीज़ में गाड़ी चला रहे हैं रोज़ाना 50 किलोमीटर, वो फिर देखते हैं कि गाड़ी में 50 किलोमीटर चलने के बाद क्या प्रॉब्लम आया है, ठीक है, वो उन प्रॉब्लम्स को रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर वो विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स उन प्रॉब्लम्स को कवर करते हैं। ये पार्ट है R&D का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। बात समझे आप? क्लियर हुई बात? तो इस तरह से क्या है कि इसमें इन अदालतों में तेज़ी से फैसले होते हैं, लेकिन जहाँ पे तेज़ी होती है वहाँ पे गलती का भी इम्कान बहुत ज़्यादा होता है। जिस तरह से इंग्लिश का माकूल है, सुना होगा आपने, सुने, हेस्ट मेक वेस्ट, सुना हुआ है? हेस्ट जो है, जल्दी जो है तो वो अक्सर मामलात को ख़राब करते हैं, ठीक है, इसलिए तसल्ली से सुकून से काम करना चाहिए, ठीक है। तो फिर उसके बाद है मॉडर्न डेवलपमेंट्स एंड रेजोल्यूशन टेक प्लेस इन फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज, उनके मसाइल को हल करना एडजुडिकेशन का काम है। सिग्निफिकेंस एंड एडवांटेजेस, सिग्निफिकेंस क्या है इस काम की? एक्सेप्ट फ्रांस एंड अदर कंट्रीज इट इज़ प्रेजेंट इन ग्रेट ब्रिटेन एंड अमेरिका। फ्रांस के अंदर उन्होंने इस निज़ाम को अडॉप्ट नहीं किया, ये ग्रेट ब्रिटेन और अमेरिका दोनों के अंदर मौजूद है, ठीक है। एक मिनट, अच्छा, अब देखें कि ये निज़ाम जो है ख़ास तौर पे ग्रेट ब्रिटेन और अमेरिका में मौजूद है। एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन स्पेयर द लेंथी प्रोसीजर ऑफ द यूजुअल कोर्ट्स। आमतौर पे कोर्ट्स आपको पता है जो लॉन्ग, आमतौर पे प्रॉपर्टी की रिकवरी में ना एक सूट होता है, उसे कहते हैं लॉन्ग सिविल सूट, ठीक है। लॉन्ग सिविल सूट जो है वो ऑलमोस्ट कई बार 15 साल 20 साल भी ले जाता है। तो उसके अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ों को वो चेक करते हैं, इट्स अ वेरी डीप प्रोसेस, ठीक है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो इस तरह के प्रोसीजर नहीं है, ये विद इन अ वीक, विद इन 2 वीक्स डिसीजन हो जाता है आप, ठीक है। तो अब फिर उसके बाद ट्रायल प्रोसीजर्स आर अबेंडेंट, द अननेसेसरी प्रोसीजर्स आर गिवन अवे। अब इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि आप देखो कि यहाँ पर जो सूरत हाल है उसमें ये हो रहा है कि ट्रायल प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं किया जाता, ट्रायल्स नहीं लिए जाते, कभी किसी को बुलाया जा रहा है, कभी किसी से विटनेस ली जा रही है, वो सारी चीज़ें बाईपास कर रहे हैं, ठीक है। तो अब दोनों पार्टीज़ को बुलाया, एक को सुना, दूसरी को सुना, देयर एंड देन जज अपना फैसला दे देता है। फिर उसके बाद है कि क्रॉस एग्जामिन, मैक्सिमम जो टाइम लगता होता है वो क्रॉस एग्जामिनेशन में लगता है कि आप जो एविडेंस हैं उनको क्रॉस एग्जामिन करते हो, ठीक है। फिर उसके बाद है रिड्यूस द बर्डन ओवर द ऑर्डिनरी कोर्ट्स, वरना वो को कहाँ पर जाने हैं फैसले, वो हो सकता है वो केस जाए सिविल कोर्ट में, हो सकता है वो केस जाए ही ना, क्योंकि लोग बहुत सारे बेचारे वो लॉन्ग सूट को बर्दाश्त नहीं कर पाते, उसको फेस नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते,
जो आप समझते हो कि ये जो लाइक जजेस वो जो वकला हैं उनकी बहुत ज़्यादा होती हैं फ़ी वगैरह, तो बहुत सारे उन फ़ी की वजह से उन केसेस को ही फाइल नहीं करता। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा बहरान है पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में रिड्यूस द बर्डन ओवर द ऑर्डिनरी कोर्ट, ये बात हो गई। बेस्ट फॉर चेंजिंग सोशो इकनॉमिक कंडीशंस। अब इससे क्या है कि जो मसाइल हैं मुख्तलिफ़ अदारों के, मुख्तलिफ़ अदारों और इंडिविजुअल्स के, वो मसाइल इस तरह से हल भी होते हैं। ठीक है, समझ आइए आपको इस बात की। अच्छा, फिर उसके बाद है हमारे पास इट हैज़ ऑलमोस्ट फिक्स द स्टैंडर्ड फॉर वर्किंग ऑफ द डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। अब क्या है, इस तरह से आपको पता है कि अगर कोई काम हो जाता है तो स्टैंडर्ड भी फिक्स हो जाता है, कुछ प्रेसिडेंट्स सेट भी हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी बंदे ने कोई एक काम किया है और वो काम करने के बाद आप ये देखो कि कोई मसला सामने आया, तो उस वैसा ही एग्जांपल अगर उस जज के सामने 1 साल के बाद आएगी, 1 साल के, उसने तो पहले वो एग्जांपल देखी ना, उसमें फैसला भी दिया, समझे बात की नहीं, फिर वो दोबारा उस फैसले को रिपीट कर सकता है। अच्छा, वो चाहे तो उस रूलिंग को चेंज भी कर सकता है, ये बात ज़हन रखें, यानी वो चाहे तो उस रूलिंग को क्या कर सकता है, चेंज भी कर सकता है। फिर उसके बाद ये है इन शॉर्ट नो बाउंड टू प्रीवियस डिसीजन बट कैन टेक न्यू डिसीजन टू द सिचुएशन। अगर आप कोई आम अदालत हो तो उसके अंदर क्या होता है कि यू हैव टू फॉलो द प्रीवियस डिसीजन, आपको बाय ऑल टर्म प्रीवियस डिसीजन को कंसिडर भी करना है। सिविल सूट में, क्रिमिनल कोर्ट में आपको उस सूट को फॉलो करना होता है, लेकिन यहाँ पर आपके लिए बिल्कुल भी ज़रूरी, आप नया फैसला भी दे सकते हैं। ठीक है, और ज़्यादातर नए फैसले ही देते हैं जजेस, सही है। अच्छा, फिर उसके बाद है इन शॉर्ट फ्लेक्सिबिलिटी, accessibility and cheapness are the sure merits of administrative। तीनों चीज़ें समझ आ गई कि यहाँ पर क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी कैसे है कि यू डोंट हैव टू फॉलो द प्रेसिडेंट्स, ज़रूरी नहीं पिछली एग्जाम्पल्स को फॉलो करो। दूसरी बात क्या है, एक्सेसिबिलिटी, कि बड़े आराम से आप सिर्फ सिंगल पर्सन हैं, वकील के बगैर जाके एप्लीकेशन दें तो यू कैन इवन प्लीड योर ओन केस। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, चीपनेस भी है। चीपनेस इस तरह से है कि इस कोर्ट के लिए जो आपको चार्जेस हैं वो नहीं, वैसे वकील को आपको हायर नहीं करना पड़ता, आप खुद से अपना केस प्रेजेंट कर सकते हैं। आम अदालतों में भी ऐसे होना चाहिए, लेकिन उसका प्रोसीजर उन्होंने निकाल दिया ना कि आप गवर्नमेंट का वकील ले सकते होते हैं। जब आपके पास वकील लेने के पैसे ना हो तो आप गवर्नमेंट का वकील भी, लेकिन उसमें ज़लालत ये कि गवर्नमेंट का वकील वो बंदा होता है कि जिसने बड़ी मुश्किल से LLB पास किया होता है और वो सिफारिश पे, लेकिन सर वहाँ पर खुद से भी केस लड़ सकते हैं, खुद से भी केस लड़ सकते हैं आप, लेकिन खुद से केस लड़ने के बाद एक प्रोफेशनल, फॉर एग्जांपल मैं एक वकील हूँ और आप मेरे अगेंस्ट केस लड़ रहे हैं, तो मैं आपको कितना कमाऊँगा, ज़रा सोचें। एक प्रोफेशनल वकील और आप एक सिंपल बंदे हैं, तो कंपटीशन नहीं है, वो आपसे आर्ग्यूमेंट्स में जीत जाएगा। ठीक है, तो ख़ुद से लड़ने में एक बड़ी खूबसूरत आर्ट है, वो मूवी है यार, मुझे उसके ना, एक तो मूवी थी ब्रेव हार्ट, लेकिन ठहरो मैं इसको बताता हूँ, कॉन्फेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग माइंड, इस तरह से मूवी थी एक बहुत कमाल की, नेक्स्ट लेवल। उसमें वो अपना केस खुद लड़ता है, फोर्ड कंपनी के अगेंस्ट थी, साइंटिस्ट था, उसका एक जो आइडिया था वो कंपनी ने चोरी कर लिया, उसको बाद में कुछ कॉम्पनसेशन पे करने की कोशिश की उन्होंने, वो रियल वाक़या है, उसने कॉम्पनसेशन नहीं ली। फिर मुख्तलिफ वकला को उसने हायर करने की कोशिश की, कंपनी ने उन वकला को पैसे दे के तो उनको बिगाड़ दिया कि तुम लोगों ने इसका केस नहीं लेना। फिर उस बंदे ने खुद LLB किया, लॉ किया, और उसने अपना केस खुद लड़ा और ख़ुद एक्सप्लेन किया कोर्ट में जाके, एंड ही वन। रियल स्टोरी है, इस पर मूवी है और इसको ऑस्कर भी मिला हुआ है। आप लोग, मूवी का नाम नहीं ज़हन में मेरे, बहुत आला मूवी थी, 4-5 साल पहले मैंने देखी है। अब वो उसकी स्टोरी मेरे जहन में थी, अब बड़ी मोटिवेशन मिलती है ऐसे बात से, लेकिन उस 25 साल लग गए उसको उस केस लड़ते हुए, 25 ईयर्स। वो जब उसने वो मसला हुआ था, ही वॉज यंग, उसके छोटे छोटे बच्चे थे, वो सारे जवान हो गए, वो सारे छोड़ गए उसे कि बाबा पागल है। जब कंपनी ने कहा कि 2-4 करोड़ लो फारिग हो,
उसने कहा 2-4 करोड़ की तो बात ही नहीं है, आपने मेरा आइडिया चोरी किया है और मेरे नाम के बगैर आप यूज़ कर रहे हैं, तो ये बात तो असल ये है कि आप ये आइडिया प्रोजेक्ट करें। आइडिया क्या था, फोर्ड कंपनी ने क्या किया, वाइपर्स होते लगे हुए, वाइपर्स पहले मैनुअल होते थे, गाड़ी के अंदर बैठ के आप ऐसे घुमाते थे उसको तो वाइपर घूमते थे स्क्रीन पे, ठीक है। थोड़ी देर बाद ड्राइवर ऐसे घुमाता था अंदर से, वो फिर घूम जाते थे। अब उस बंदे ने एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाया जिसने वाइपर्स को एक थोड़े ड्यूरेशन के बाद ऑटोमेटिक कर दिया। वो वाइपर चलता था फिर वापस आया था, फिर कोई 2-4 सेकंड्स के, जो आज भी लेटेस्ट भी वही है, 4 सेकंड लेता था, वक्फा लेता था, फिर उसके बाद चलता था। जब वो आइडिया किसी बंदे को उसने प्रेजेंट किया, उसने खबीस ने क्या किया, उस आइडिया को फोर्ड कंपनी को भेज दिया। पेटेंट्स होते हैं ना, उस बंदे ने वो पेटेंट जो था, जो साइंटिफिक डिज़ाइन होता है ना, उसको आप रजिस्टर करवाते हो उस कंट्री की साइंटिफिक काउंसिल से, उसे फिर कहते हैं कि पेटेंट हो गई है, फिर आपका वो आइडिया कोई और यूज़ नहीं कर सकता, वो स्पेसिफिक होता है। अगर आप करेंगे भी तो उस पर प्लेजरिज्म या काउंटरफीट के इल्ज़ाम लग जाते हैं, ठीक है। तो वो आइडिया चोरी हो गया। अब वो तस्लीम भी नहीं कर रही थी कंपनी ने अच्छी खासी कंपनसेशन स्टार्टिंग में ही ऑफर की। बच्चों ने कहा अब्बा जी इतनी कंपनसेशन हो रही है, छोड़ें, दफ़ा करें, पैसे लें, साइड पे, जिस तरह हमारे यहाँ लोग कहते हैं उससे करना है, ये बात नहीं हो सकती। फिर उसने 25 साल वो केस लड़ा जी, ही वन, और उसको 2 अरब रुपया उसकी कंपनसेशन मिली, 2 बिलियन रुपीज़। अब आप देखें ना, कहाँ 2 करोड़ पे और कहाँ पे 2 अरब, कितना बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। तो ये असल में ये वो लोग होते हैं जो कि फिर सारे निज़ाम को हिला देते हैं। ऐसे लोग अल्लाह ने पैदा किए होते हैं जो स्टिक कर जाते हैं किसी काम के साथ, और ये ही चाहिए होता है रेवोल्यूशन लाने के लिए, ठीक है। ओबामा की बात सुनी हुई आपने, ओबामा कैसे पॉलिटिक्स में है? सर उसका वही है ना, अपने स्टूडेंट्स को पढ़वा रहा था, जब Yes. बन गया आसमान पे से कहता है नथिंग इज इम्पॉसिबल, ठीक है। तो ये एक बड़ी खूबसूरत बात है कि जब आप तसव्वुर कर लेते हैं ना कोई चीज़, आप चल पड़ते हो उसके लिए, फिर आप वो काम कर लेते हो। बात होती है आपकी कमिटमेंट की, आपकी कमिटमेंट कैसी है। सर वो अपने स्टूडेंट से कह रहा था कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है, फिर उसके स्टूडेंट ने इसको चैलेंज किया था, फिर उसने कहा हाँ वाकई ये तो है, फिर उसने स्ट्रगल किया। अच्छा जी, आगे चलें। The informal expert technical knowledge based and inexpensive procedure of the administration courts are very desirable. ये informal है, और फिर उसमें क्या है, expert technical knowledge चाहिए इसके लिए, और ये inexpensive procedure है। आप देखें, आपने जाके एप्लीकेशन फाइल की, अपना ओपिनियन पेश किया, ऑपोजिट पार्टी आएगी, वो भी अपना ओपिनियन पेश करेगी, और देयर एंड देन जज जो है वो अपनी रूलिंग्स देगा। इज़ दैट क्लियर? इसके बाद हम इंशाल्लाह बात करते हैं थोड़ी देर तक।